आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। आपको याद होगा जब पोलर में कर्व ट्रेसिंग की बात आई थी तो वहाँ पे एक फाई आया था, टेन फाई। वो मैंने कह के छोड़ दिया था। उस समय मैंने कहा था कि जब टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर आएगा वहाँ पर हम इसी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप केवल जान लो ये भी कोई चीज़ होती है। तो जो ये एंगल है इसको फाई कहते हैं हम, बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। मान के चलो इनिशियल लाइन है और कोई भी कर्व है, कैसा भी हो है, मान के चलो ये कोई कर्व है और इसका कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, आर कोमा थीटा। कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हमने कर दिया, इसको थोड़ा आप मोटा कर सकते हैं। आर क्या होता है इसमें, आर इस पॉइंट जो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है या इनिशियल लाइन है, आर इसकी लंबाई होती है। ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर कोमा थीटा में आर होती है। और थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल हमेशा थीटा होता है। अब क्वेश्चन आता है फाई क्या होता है और एक और चीज साई क्या होता है। साई हमें पहले पता है लेकिन कनेक्टेड कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था। आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, तो जो ये टेंजेंट होता है इसका जो स्लोप होता है, या बिल्कुल टेंजेंट जैसा लग रहा है, जो इस टेंजेंट होता है इसका स्लोप कितना होता है हमेशा, साई। साई फिक्स है। साई, थीटा और फाई तीनों फिक्स होते हैं जब हम इस डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं, तो या डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी ये थोड़ा बहुत आते हैं। किसी भी कर्व के लिए थीटा एक चीज होती है, फाई अलग होता है, साई अलग होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फाई क्या होता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए आप। मैं यहाँ से जो है पी आर थीटा को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। जो पी आर थीटा है इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से और नीचे ले लेते हैं पी आर थीटा, लेकिन है वही पॉइंट। जो नया काम कर रहा हूँ मैं वो क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं आगे तक। ये कौन सी लाइन है, वही ओपी वेक्टर। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसी को हम हमेशा फाई कहते हैं। ये वाला एंगल हमेशा फाई होता है, ये वाला फाई नहीं होता है। आप ध्यान रखना, वैसे बात एक ही है। चाहे आप वो वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल निकालो, बात एक ही है। एक निकल गया दूसरा पाई माइनस उतना हो जाएगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर में मैंने थोड़ा सा बताया था, इतना ही बताया था, इससे आगे कुछ नहीं कहा था। कि बस फाई आप मेजर कर लो और फाई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, टेन फाई कितना होता है आर डी थीटा बाई डी आर, और छोड़ दिया था। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत क्या हो सकती है, आप सबसे पहले तो ये देखिए फाई कौन सा एंगल है। फाई जो है ये वाला एंगल जो कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का बन रहा है। टेंजेंट तो हमेशा हमें पता होता है, कर्व ट्रेसिंग में हमें कर्व को ट्रेस करना होता है क्योंकि इक्वेशन दे रखी है ना आपको। तो आप टेंजेंट भी पता कर सकते हैं, साथ ही में ये भी तो पता कर सकते हैं फाई कितना हो। फाई से आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप किधर है, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है। तो इस टेंजेंट के स्लोप को देखते 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 आप पूरा कर्व भी ट्रेस कर सकते हैं। तो अब आप आसानी से देख रहे हैं, अगर हम इसको, फाई हमेशा ये होता है जो कि मैंने आपको बताया, तो ये भी फाई ही होगा। तो हमेशा एक रिलेशन होता है, जो साई होता है वो थीटा प्लस फाई होता है, और ये हमेशा होता है। साई हमेशा थीटा प्लस फाई होता है। अगर इनमें से कोई भी दो निकल जाए, तीसरा खुद ब खुद निकल जाता है। थीटा आप बताओ, फाई आप बताओ, साई निकल जाएगा। थीटा बताओ, साई बताओ, फाई निकल जाएगा। और इसके निकलने से हमें क्या पता चलता है, कर्व की डायरेक्शन पता चलती है, किधर ही कर्व मूव कर रहा है। और आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो इसका एक आसान से कॉरोलरी है, वो क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व क्या होगा, फाई का मतलब वही है, रेडियस वेक्टर टेंजेंट के बीच का एंगल। तो मान के चले फाई वन और फाई टू उन दोनों कर्व का एंगल है अगर, तो मॉड ऑफ फाई वन माइनस फाई टू कितना होता है, हमेशा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इफ फाई वन, ये सिंपल सी कॉरोलरी है इसकी, फाई वन एंड फाई टू बी द एंगल्स between the common radius vector
क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो रेडियस वेक्टर तो एक ही होगा ना। हाँ, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, इसलिए क्या होगा, एक का फाई वन एंगल हो जाएगा, एक का फाई टू एंगल हो जाएगा। तो कर्व के बीच का एंगल कितना आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, फाई वन माइनस फाई टू, जो उनका डिफरेंस है बिटवीन द कॉमन रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेडियस को भी हम एक डायरेक्शन की तरह ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे है, ये रेडियस वेक्टर हो गया, रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के बीच की कर्व है, टू द गिवन कर्व, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस भी पॉइंट पर है उसकी बात हो रही है। आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, टू द गिवन कर्व। और कहाँ पे, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या है, जो टेंजेंट के बीच का एंगल हो, सिंपल सी बात। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है, देन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, देन द एंगल ऑफ, ये टॉपिक पहले आ चुका है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से कवर किया हुआ है। देन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज मॉड ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। ये टॉपिक पहले भी आया था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, और निकाले थे हमने शायद से कुछ कर्व के बीच के, तरीका तो बताया था कैसे निकलता है। ये दूसरा तरीका हो गया, क्योंकि दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो मान के चलो ऐसे करेंगे, तो इसका कोई रेडियस वेक्टर होगा, इसकी टेंजेंट इधर होगी, इसकी टेंजेंट इधर होगी। तो अगर आप ये फाई वन कहें, इसको फाई टू कहें, तो इन दोनों के बीच का एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू। ये कोई मुश्किल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ईजी है, जो आप कर सकते हैं। और फाई की मीनिंग क्या है, आप हमेशा ध्यान रखना, फाई को ये वाला एंगल माना, आप इस वाले को मत मान लेना, क्योंकि ये भी इन्हीं दो लाइन के बीच का है। हमेशा पॉजिटिव लाइन ये वाला हम मानते हैं, ठीक है। और साइज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाली है नहीं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर हो रहा था, मैंने एक दिन बताया था, हुआ कैसे होगा, वो भी आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मान के चलिए ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट P इक्वल टू आर थीटा है, P आर कोमा थीटा है। मान के चलो आपने इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया मैंने, तो डी आर डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि आर ये टोटल डिस्टेंस है, डी आर डिस्टेंस है, और ये एंगल डी थीटा है। आगे बढ़ेगा तो ये इधर जाएगा। आपने यहाँ पे टेंजेंट भी खींचना है एक, तो उसको आप टेंजेंट बता दीजिए, इसको यहाँ तक ले जाओ आप। ये लगभग लगभग कोइंसिडेंट ही होंगे, एक दूसरे पर रिलाई करेंगे। जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ध्यान देना, ये छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा या डी थीटा है, मैं सीधे डी थीटा लिख रहा हूँ। तो जो ये हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। और फाई ये वाला एंगल है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर डी थीटा है। ये आपको दूर दूर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने फिगर बड़ा बनाया है, जहाँ पे छोटा होगा ये सारे कोइंसाइड करेंगे, जैसे मैं ऊपर वाले फिगर में दिखाऊं। अगर इससे इसको मिलाऊं, मैं इस ऊपर वाले फिगर में मैं एक दूसरा कलर लेकर के दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मान के चलो मैंने यहाँ पे इससे इसको मिला दिया, ठीक है, इस लाइन से मैं दूर दूर इसलिए मिला रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसको इससे मिला रहा हूँ, ठीक है। इस एंगल को मैं डी थीटा कह रहा हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं डी आर कह रहा हूँ, ये डी आर हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एंगल, रेडियस और आर्क में रिलेशन, ये आर्क ही है। जो ये दूसरी लाइन से खींचा हुआ ये आर्क जैसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसलिए ये आर्क ही है। और स्ट्रेट लाइन भी, आर्क खुद में स्ट्रेट लाइन ही है। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बहुत छोटा है आर्क, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लग नहीं रहा होगा जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा दूर दूर के पॉइंट लग रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बनाया, बड़ा फिगर बनाया होगा, लेकिन होंगे एक ही जगह पे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसका कि अगर आप यहाँ पे भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं, ये आर डी थीटा होगा, ये डी आर होगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमें नहीं निकालनी, ये एंगल फाई है,
इन दोनों के बीच का, तो tan फाई कितना हो जाएगा, वही ये वाली साइड आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर। बस ये रिलेशन होता है, इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको केवल याद रखिए, मैंने कर्व ट्रेसिंग में बताया था ये होता है। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। इसका जो है रेडियस वेक्टर फाई एंगल निकालिए, प्रूफ कीजिए कि फाई हमेशा कांस्टेंट है इसके लिए। इक्विएंगुलर स्पिरल इसको कहते हैं। शो दैट द रेडियस वेक्टर is inclined at a constant angle to the tangent at any point, to the tangent at any point on the कर्व। इस कर्व का नाम है इक्विएंगुलर स्पिरल। R इक्वल टू ए टू द पावर स्मॉल बी थीटा ए। इसके लिए प्रूफ क्या करना है, आसान शब्दों में कि फाई कांस्टेंट है, रेडियस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले ले, रेडियस वेक्टर का एंगल हमेशा सेम रहेगा। आसान शब्दों में कहो तो फाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए, डी आर ओवर डी थीटा, और हमेशा हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ए आएगा ई टू द पावर बी थीटा ही रहेगा, लेकिन फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाता है इसलिए बी भी आ जाएगा। इसका मतलब फिर से कितना आ गया, ए बी टू बी इंटू आर आ गया, फिर से डी आर बाई डी थीटा कितना आ गया, बी आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आर डी थीटा डी आर, ये डी थीटा यहाँ चला गया, डी आर भी यहाँ चला गया, लेकिन वो 1/b हो जाएगा। क्यों सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक स्टेप और सॉल्व कर दीजिए। इसी को मैंने क्या कहा था, यही वैल्यू होती है tan फाई की। तो tan फाई कितना हो गया, 1/b। दिस इम्प्लाइज फाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, tan इनवर्स 1/b, क्योंकि 1/b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट होने के कारण। तो जब 1/b कांस्टेंट है तो tan इनवर्स 1/b भी कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब जो भी ये कर्व होगा इसके लिए फाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फाई कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि कर्व जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, इधर कर्व जहां भी बढ़ता रहेगा, तो जो रेडियस वेक्टर है उस पर आप एक लाइन खींच लो, जो भी वो कांस्टेंट एंगल है वो टेंजेंट हो जाएगा उस पॉइंट पे। एक और एक्सरसाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज क्या है, फाइंड फाई। फाइंड फाई फॉर द कर्व कर्व क्या है, स्मॉल ए थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 करनी है या इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 1/2 लिख लीजिए, माइनस ए और कॉस इनवर्स ए डिवाइडेड बाय आर। ये है कर्व। कर्व के लिए आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। या ये भी हो सकता है कि प्रूव दैट फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाय आर, ये भी हो सकता है। जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ये फाई होता है, इसके लिए प्रूफ ये करने को भी कहा जा सकता है। तो करेंगे कैसे, बड़ा आसान है, सब में वही करना है। आप स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट कीजिए, डिफरेंशिएशन से। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसकी पावर -1/2। उसके बाद 2r, और उसके बाद dr/d थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से होगा, माइनस इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। पहले क्या जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
उसके बाद ए अपॉन आर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ए अपॉन आर का कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। फिर आर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी आर बाई डी थीटा। तो इसे आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले जो सिंप्लीफाई किया जा सकता है कीजिए। तो ये 2 और 2 जो है कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये कितना बचेगा, आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा इसके साथ है। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये माइनस साइन है, इसमें ये पहले से ही जो माइनस साइन है वो इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, प्लस। और ए मल्टीप्लाई होके मिल जाएंगे ए स्क्वायर। साथ ही में नीचे कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ वो बाहर चला जाएगा और वो इस आर को कम कर देगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा। इसके बाद क्या कर लेंगे आप, इसके बाद एक स्टेप और ये किया जा सकता है, क्योंकि हमें कितना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिए आप, कि जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे कॉस इनवर्स में भी माइनस आता है, तो इस माइनस को वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिर ये और माइनस है, तो ओवरऑल ये फिर से माइनस ही हो जाएगा। तो इसे आप पूरा माइनस में लिख लीजिए, ये हटा दीजिए, माइनस लिख लीजिए यहाँ पे। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको आर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी अब नीचे पूरा सेम है, तो सेम को अब आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा। जो कॉमन है कैंसिल हो सकता है, कीजिए, तो कितना बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, और नीचे आर बचा रहेगा और डी आर बाई डी थीटा। तो आर डी थीटा बाई डी आर तो हमें मिल जाएगा अब, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये स्मॉल ए की है, स्मॉल ए की ये वैल्यू है, तो आप अदला बदली कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर डी थीटा यहाँ ऊपर आ जाएगा और डी आर नीचे आ जाएगा, और ये ए इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है ही, और नीचे से ए, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। आर डी थीटा बाई डी आर कितना होता है, 10 पाई, आपका आंसर मिल गया। देखो 10 पाई कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, क्योंकि क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि कॉस फाई इतना होगा, या फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाई आर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया है कि अगर आपके पास टेन थीटा गिवन है तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन और इस फॉर्मूले से आप देखेंगे 10 फाई आपके सामने पर है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा उसका, सिंप्लीफाई कीजिए, ये सीधे सीधे अपॉन आर आ जाएगा। आर क्या है, आर इसमें यहां से आया हुआ है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी किसी भी कर्व की क्या निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये हेल्पफुल होती है कर्व ट्रेसिंग में। और जगह भी हेल्पफुल होती है, उस पर बात करेंगे हम। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट पढ़ा था, उसको हमने क्या कहा था, स्मॉल पी, वो हमने कार्टेशियन के लिए पढ़ा था। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, पीडल इक्वेशन, ये आपने पढ़ा था। लेकिन पीडल इक्वेशन में जो पी पढ़ा था वही पी है, ये उसको निकालना कैसा है ये भी आपने पढ़ा था। लेकिन अब क्या होगा अगर हम सारा कन्वर्ट कर दें पोलर में कैसे निकलेगा, और अगर ये निकल गया तो टेंजेंट कैसे निकलेगा,
टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी, सब टेंजेंट की लंबाई कैसे निकलेगी, सब नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का क्या होगा, वो अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको भी आप कुछ कुछ वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे आपने वहां प्रूव किया था। लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/p², वो होता है 1/r² प्लस, या तो r⁴ बाहर रखिए या अंदर भेज दीजिए, तो अंदर भेज दोगे तो स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, dr/d²। ये होता है पोलर के केस में। जो p होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, जो हमने पहले पढ़ा था पीडल इक्वेशन में जो आता है, उसकी वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाती है और कितनी होती है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d²। और आपको एक चीज याद होगी, r इक्वल टू 1/u, जिस दिन हमने एसिम्पटोट कवर किया था तो एक सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, r इक्वल टू 1/u। अगर वो सब्स्टिट्यूशन आप लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u² प्लस du/d²। क्योंकि dr/d² कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से dr/d² हो जाएगा -1/u² du/d²। अब u तो कितना है 1/r, या r 1/u है, जो आपको अच्छा लगे बोलने में, वो आपके सामने पे है। तो 1/u² कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा यहाँ से। तो आप इस u² को इधर भी भेज सकते हैं, जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करना अच्छा लग रहा हो, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप सीधे 1/r⁴ dr/d² की वैल्यू निकाल के देखिए। देखो ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये 1/r⁴ तो है ही, dr/d² कितना हो जाएगा 1/u⁴ हो जाएगा, और du/d² हो जाएगा। अब r और u एक दूसरे के उल्टे, r u इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू सीधे du/d² आ जाएगा। आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगा आप प्रूफ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पोलर में टेंजेंट होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती होगी, सब टेंजेंट की कितनी होती होगी, सब नॉर्मल की कितनी होगी। तो उसके लिए भी रेडीमेड फॉर्मूला है, आप सीधे उन फॉर्मूले का यूज कीजिए, आपको सीधे मिल जाएगा। तो मैं आपको सीधे फॉर्मूले की वो दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला कितना होता है, आपने केवल वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल पोलर में, और तरीका सेम टू सेम वही है जो मैं हम पहले कार्टेशियन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको फिर से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होती है, वो होती है r² d⁻/dr। सेम टू सेम याद है आपको, बिल्कुल सिमिलर है ये कार्टेशियन वाले केस के। कार्टेशियन में कितना होता था, आप सिर्फ ये देखिए कि कार्टेशियन में कितना होता था, उससे भी आप इसको गैस मार सकते हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही सेम टू सेम आप प्रोसीड कीजिए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, याद कीजिए कार्टेशियन में कितना होता था, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, वही तरीका है। करेंगे आप तो सीधे आंसर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आ जाएगा, वो है dr/d²। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सिर्फ dr/d², इतने से आपको सब नॉर्मल की लेंथ मिल जाती है। और एक और चीज़ जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होती होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी तो है सेम टू सेम वही फॉर्मूले हैं। कार्टेशियन वाले थोड़ा चेंज हो जाते हैं, वो प्रोसेस पूरी वही रहती है। आप निकाल के देखिए, r² 1 प्लस r², r/d²/dr का होल स्क्वायर है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ये आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ऐसे ही आप लेंथ ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल आपको पता है क्या होता है, उसकी भी लेंथ निकाली जा सकती है, √r² प्लस dr/d² होल स्क्वायर। और एक और चीज है, पीडल इक्वेशंस, पीडल फॉर्म। अगर ये चारों फॉर्मूले आपके पास हैं, इनको मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि कार्टेशियन में दे चुके हैं, तो बिल्कुल वहीं से आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ है जिस पे भी हमने पहले काफ़ी टाइम दिया है, वो है पीडल इक्वेशन।
पीडल इक्वेशन क्या होती है? पी आर रिलेशन, आपको याद होगा पी आर रिलेशन। तो अगर कोई कर्व कार्टेशियन में है तो मैंने निकाल के भी बताया था, जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर मैंने पैराबोला का निकाल के दिखाया था, और ऐसे हम कई कर्व का हम पीडल इक्वेशन निकाल सकते हैं, पी और आर रिलेशन निकाल सकते हैं। वो तब था जब कार्टेशियन फॉर्म में हो, या पैरामीटर का भी हमने किया था। लेकिन अगर ये पोलर फॉर्म में हो तब कैसे निकालोगे? तो पोलर फॉर्म में बहुत मुश्किल नहीं होता है। आर इक्वल टू एफ थीटा आपके सामने है ही, पोलर इक्वेशन किसी भी कर्व की, वो आपको गिवन होगी पहले से ही। और दूसरा भी अभी हमने प्रूफ किया है, 1/p² इक्वल टू कितना होता है? 1/r² प्लस 1/r⁴ और dr/d θ होल स्क्वायर। और इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में dr/d θ के कारण हो सकता है कहीं कहीं पे थीटा आ जाए, पहले तो आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो पहली इक्वेशन से उस थीटा को एलिमिनेट कर लो। इन दोनों के बीच जैसे ही आप थीटा को एलिमिनेट कर लोगे तो आपके पास एक तरफ पी रह जाएगा, एक तरफ आर रह जाएगा। वो कंप्लीटली क्या होती है? पीडल फॉर्म होती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके बजाय किसी दूसरे की हेल्प लें आप। वो दूसरी इनइक्वालिटी क्या होती है? tan फाई कितना होता है? आर डी थीटा बाई डी आर, और p होता है आर साइन फाई। p इक्वल आर साइन फाई कैसे होता है ये भी आप देख सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही ट्राइंगल बनाइए आप जो मैंने बनाया था, उसमें देखिए फाई कौन सा एंगल है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए बना के दिखा सकता हूँ, थोड़ा टाइम लेना होगा आपको। ये लीजिए, ये कर्व हो गया, ये हो गया। पहले तो उतना मुश्किल है नहीं, ये टेंजेंट हो गया। तो इससे जो नॉर्मल पड़ेगा इसको कहेंगे पी, क्योंकि टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे। ये लाइन आगे कर दो, ये कर्व का टेंजेंट है, आप ये मान के चलो, ठीक है। ये वाला तो साई होता है, लेकिन ये वाला एंगल फाई होता है। इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा? फाई होगा। ये डिस्टेंस आर होती है, ये वाला, और ये डिस्टेंस पी होती है, ये फाई है। ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉप किया हुआ है। तो साइन फाई कितना हो जाएगा? इन दोनों का रेशियो। इसका मतलब पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर साइन फाई। आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये केवल एक ट्राइंगल बनाना होता है, देखना होता है। तो इसमें कुछ उतना मुश्किल है नहीं। तो इन दोनों से भी कभी कभी आप निकाल सकते हैं, कभी कभी बहुत आसानी से। इन दोनों के भी थीटा और फाई एलिमिनेट कर लो। इनमें फाई एक्स्ट्रा है, थीटा एक्स्ट्रा है, एलिमिनेट कर लो थीटा एंड फाई अगर पॉसिबल है तो। एलिमिनेट थीटा एंड फाई, मान के चलो इक्वेशन नंबर 3 ही है और इक्वेशन नंबर 4 ही है, इन 3 एंड 4। तो पीडल इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। एक दो एक्सरसाइज करते हैं, उससे आसान हो जाएगा कि करना कैसे। एक एग्जाम्पल करते हैं। मान के चलो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी वो है कार्डाइट का। इसके लिए आप सबसे पहले तो क्या करो, पोलर सब टेंजेंट निकालना है, पोलर सब नॉर्मल निकालना है, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट सब नॉर्मल सारे निकाल के दिखाओ। आर इक्वल टू ए कॉस थीटा के लिए ए 1 प्लस कॉस थीटा, जिस समय थीटा कितना है? tan इनवर्स 3/4 है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टेंजेंट मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, अलग अलग पॉइंट को वेरी करता रहेगा। मान के चलो थीटा ये फिक्स पॉइंट है, तो निकाल के दिखाइए कि पोलर सब टेंजेंट कितना होगा, पोलर सब नॉर्मल कितना होगा, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट कितनी होगी, और पोलर नॉर्मल की कितनी होगी। तो एक्सरसाइज है, कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है आपके पास वो लिख लीजिए। आर इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा, dr/d θ कितना हो जाएगा? माइनस ए साइन थीटा। कोई मुश्किल नहीं है। किस पॉइंट पे निकालना है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब यही होता है, अगर tan थीटा 3/4 है तो साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं,
तो इसी का मतलब होता है साइन इनवर्स 3/5 या कॉस इनवर्स 4/5, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड 3, 4 है करस्पॉन्डिंग तो हाइपोटेन्यूज 5 होता है, तो वही उसी ट्राइंगल में साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा या कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। सबका मतलब एक ही है। तो कर्व के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी? आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स 4/5 मीन्स 9/5 और ए। और डी आर बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है माइनस ए साइन थीटा मीन्स माइनस ए साइन थीटा 3/5। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है। तो जो पोलर टेंजेंट होता है, पोलर सब टेंजेंट होता है, सबसे पहले वो कितना हो जाएगा? पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट होता है, हमें पता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ये फॉर्मूला हमें याद है, इसीलिए हमने आर भी निकाल के रखा हुआ है, सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। तो रखिए वैल्यू, आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू होता है 9a/5 होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी आर कितना होगा? डी आर बाई डी थीटा भी हमने निकाला था, तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा 5/-3a। ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कीजिए, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ रख लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार के लिए, लेकिन 5 फिर भी बचा रहेगा। और 81 में आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 27 ऊपर मिल जाएगा। ए स्क्वायर का एक ही ए कैंसिल होगा, एक बचा रहेगा, और नीचे जो 5 है ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही पोलर सब नॉर्मल कितना हो जाएगा? पोलर, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि पोलर सब टेंजेंट का मतलब कोई नई नई चीज का सब टेंजेंट नहीं है, या कोई नया सब नॉर्मल नहीं है। सब टेंजेंट भी वही है, सब नॉर्मल भी वही है। पोलर इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हम पोलर फॉर्म में कर रहे हैं। कहीं दिमाग में ये आइडिया ना चले कि क्या कहीं पोलर सब टेंजेंट तो डिफाइन ही नहीं किया कहीं पे। पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला हमें पता है, वो कितना होता है? डी आर बाई डी थीटा, याद होगा आपको, डी आर बाई डी थीटा। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 3/5 यहीं पे, तो सब नॉर्मल में निकल गया। पोलर सब टेंजेंट कितना होगा? लेंथ पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर रूट 1 प्लस, या तो आर बाहर लिख ली या फिर अंदर भेज दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ये तो 9/5 ए, ये तो क्लियर वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर। आर कितना है? 9a/5। डी थीटा अपॉन डी आर कितना है? -5/3 या 5/-3 इतना, और इस पूरे का स्क्वायर होना है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9/5a स्क्वायर रूट 1 प्लस 3a 9a, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और केवल 3 बचा रहेगा। ये -3 -9a माइनस साइन रहेगा लेकिन मैटर नहीं करेगा, और 5 को कैंसिल कर लेगा, तो टोटल कितना बचा? 3 बचा टोटल, और 3 स्क्वायर 9। तो इसको आप लिख सकते हैं 9/5 a स्क्वायर रूट 10, और यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगला है पोलर नॉर्मल। पोलर नॉर्मल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इतना आर स्क्वायर कितना होता है? आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने निकाली थी। आर स्क्वायर होता है 9a/5 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद डी आर बाई डी थीटा, वो भी हमें पता है, वो माइनस में होता है लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर होगा माइनस का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस पूरे को अब आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए। 81 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा,
टोटल 90 ए स्क्वायर अपॉन 25. 9a square means 81a square. 3a square means 9a square. 81 9 10a square. तो a तो बाहर आ जाएगा. a डिवाइडेड बाय 5 भी आप बाहर भेज सकते हैं और स्क्वायर रूट 90 लिख लीजिए. स्क्वायर रूट 90 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं. जो टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. फॉर एग्जाम्पल 9 इंटू 10 इसे लिखा जा सकता है. तो 9 का स्क्वायर रूट 3/5 हो जाएगा स्क्वायर रूट 10. एक स्टेप और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. स्क्वायर रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5 नीचे है, 5 को लिखे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 कैंसिल कर लीजिए. तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. फाइनल आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं.